हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नक्श अपने दोस्त अमन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है। भाई आज तेरी भाभी रिद्धि ने फाइनली मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। मांग क्या चाहिए? पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा। अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना आज पार्टी मेरी तरफ से। कल फिर रिद्धि के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसीलिए जो भी चाहिए अभी बोल। चल फिर अड्डे पर, तुझे तो पता ही है बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। हाँ ये तो सही कहा, चल भाई। नक्श और अमन एक बार में जाते हैं जहाँ वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक कि नक्श से तो चला तक नहीं जाता। तभी दोनों अपने ड्रिंक को खत्म करके घर के लिए निकलते हैं। तभी नक्श गिर जाता है और अमन उसको संभाल। भाई घर चल, ज्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में नहीं घुसने देना। चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। भूम भूम। साले गाड़ी तक तो पहुंच जा पहले। नशे में टुल होकर भी नक्श किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंचता है कि घर की सीढ़ियों पर वो जोर से गिरता है और अमन उसको उठाते हुए बोलता है, भाई तू ठीक तो है ना? लगी तो नहीं? नक्श की माँ सुमन वहाँ आती है और बोलती है, ये क्या हुआ इसको? ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवाई जहाज की तरह उड़ाया। आज फिर पी के आया है। अरे नालायक, जब संभलती नहीं है तेरे से तो क्यों इतनी डफता है? जैसी तेरी हरकतें है ना, तुझे किसी ने लड़की भी नहीं देनी। दे दी माँ, दे दी। तेरी बहू ने हाँ कर दी, तभी तो पार्टी की। पर अमन मेरे यार, ये आंखें नहीं खुल रही मेरी। जितनी तूने पी रखी है तेरी तो जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। तो उठ, सुबह उतरेगी तो खुल जाएगी। लेकर आजा बेटा इस नालायक को अंदर। अमन नक्श को कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह सुमन नक्श को आवाज मारकर उठाती है तो आंखें खोलकर भी नक्श नींद में बोलता है, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। तेरी मानू कंजरा, सूरज सर पर आ गया है और कब होनी है तेरी सुबह? जल्दी नीचे आजा वरना टांगे तोड़ दूंगी। यार अमन तू कहाँ है? कि मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? लाइट जला जरा। अबे पागल है क्या? रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है? क्यों मजाक कर रहा है? अंधेरा ही तो है। तू कहाँ है यार? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लाइट जला। अमन नक्श की बात सुनकर घबरा जाता है और उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, अब दिखी रोशनी? साले लाइट जला तभी तो दिखेगी। अमन समझ जाता है कि नक्श की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसके बाद वो उससे बोलता है, भाई तू अंधा हो गया? सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी ही नहीं जा रही। नहीं यार, ये क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। रिद्धि के घर रिश्ते की बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से परेशान होते हैं और सुमन नीचे से आवाजें लगा रही होती है, जिसको सुनकर अमन संभल कर नक्श को नीचे लेकर आता है और नक्श प्यार का मारा अपनी माँ को सब कुछ बताने की जगह रिद्धि के बारे में बताता है। और सुमन जब अपने बेटे के प्यार की दास्तान सुनती है तो खुशी में बौखला कर बोलती है, सच्ची तुझे लड़की मिल गई? धन्य भाग मेरे, अब मेरे घर भी बहू आएगी, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई तुझसे शादी भी करेगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम रिद्धि के घर चलेंगे। सुमन तैयार होने चली जाती है और नमन भी नक्श को तैयार कर देता है। तीनों रिद्धि के घर जाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ सुनैना उनका स्वागत करती है और सबको बैठने की बोलती है, जिस पर ना दिखने के कारण नक्श रिद्धि की गोद में जाकर बैठ जाता है और ये देखकर सुनैना बोलती है, बेटा शादी के बाद बैठना वहाँ, अभी जरा सोफे पर बैठो। ओ माफ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच रिद्धि नक्श को ही देख रही होती है और नक्श इधर उधर देख रहा होता है तो रिद्धि नक्श को कोहनी मारकर बोलती है, बगल में बैठी हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतनी मुद्दतों के बाद मेरा प्यार मुझे मिला और उसके भी पूरी तरह मिलने से पहले मुझे आपने अंधा ही कर दिया। रिद्धि कभी अंधा पति एक्सेप्ट नहीं करेगी। बोलोगे भी कुछ या नहीं? बेबी, पूरी जिंदगी तुमको ही देखना है अब।
पर अफसोस आंखें नहीं रही अब मेरी। दोनों के घर वाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स करते हैं, लेकिन नक्श अपने अंधेपन के लिए बड़ा परेशान था। वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टर से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में नक्श कोई भी हाथ नहीं बटा पाता, क्योंकि उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो कभी कहीं तो कभी कहीं टकराकर गिर जाया करता। ये देखकर सुमन बोलती है, ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है किसी को, जो इनके होते हुए भी इधर उधर टकरा रहा है। सुमन के ऐसा बोलते ही नक्श रोते हुए उसे सारा सच बताता है और सोचता है कि सुमन उसे संभालेगी, लेकिन सुमन सच्चाई जानकर रसोई में जाती है और बेलन लेकर आके बोलती है, नालायक, तुझे कहा था इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो पीना जरूरी होता है। देख ले तेरे पीने के कारण क्या हुआ है। जो उस दिन नहीं पी होती तो आज तू अंधा नहीं होता। माँ, अब हो गई गलती, माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला, चल जाएगा। कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसको तो सच बता दे। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। हाँ भाई, आंटी सही कह रही है, रिद्धि को सब सच सच बता दे। सुमन और अमन की बात मानकर नक्श रिद्धि को अगले दिन सच बताने उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारियों में लगे होते हैं और दूल्हे को ऐसे अचानक अपने घर देखकर सुनैना और रिद्धि उसके पास आकर बोलते हैं, हाँ नक्श बोलो, और तुम उधर कहाँ देख रहे हो? यहाँ मेरी तरफ देखो। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उस तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। क्या क्या मजाक कर रहे हो? अमन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद नक्श बोलता है, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ और शायद ये सच बताकर तुमको हमेशा के लिए खो दूंगा, लेकिन झूठ बोलकर तुमको पा भी लेता तो क्या होता, कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। नजरे तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। अबे साले, फ्लो मत बिगाड़। अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे वो मंजूर है। नक्श के इतना बोलने पर अमन और सुमन वापस जाने के लिए मुड़ जाते हैं और नक्श वहाँ खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, अबे साले, मोड़ के ले चल, सारे डायलॉग की ऐसी तैसी कर रहा है, ले भी चल। ये चला तो नहीं गया, निकम्मे अमन। नक्श खुद ही धीरे धीरे चलने लगता है कि तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वो बस गिरने ही वाला होता है कि रिद्धि उसे संभाल लेती है, लेकिन नक्श को ना दिखने की वजह से वो उसे अमन समझ के बोलता है, साले, मुझे छोड़कर चला गया था, अभी गिर जाता मैं। मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे नक्श। जिंदगी के इस मुश्किल मोड़ पर मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ओह वाह यार, स्पीच काम कर गई। आई लव यू अमन, तूने लिख कर दी थी। सोच लो रिद्धि, मुझे नहीं पता मैं कब तक ठीक होऊंगा। क्या तुमको ये अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? हाँ, मुझे स्वीकार है। आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। रिद्धि नक्श को अपना लेती है और अगले दिन उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद रिद्धि कमरे में नक्श का इंतजार कर रही होती है, तो नक्श गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, काश यार अमन साथ होता। खैर आज सुहागरात है, अकेले ही जाना है। रिद्धि, आज हमारी सुहागरात है, तुम जानती नहीं हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रिद्धि नक्श को संभाल कर बेड के पास लाती है और नक्श रिद्धि की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, ये तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? बेबी, वो मेरी गर्दन है, अपने हाथ मेरे हाथों में दो। रिद्धि नक्श के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, अरे मेरे अंधे पति, ये है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा, आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है जनाब में। रोमांस के लिए आंखों की क्या जरूरत बेबी? तो किसकी जरूरत है? रुको अभी बताता हूँ। नक्श रिद्धि को गोद में उठाता है और अनुमान से बेड का पता लगाकर उस पर लिटा देता है, जिसके बाद दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ नक्श के अंधे होने के बावजूद रिद्धि उसे अपने पति के रूप में अपना लेती है और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने को तैयार हो जाती है। हिना ललिता का इंतजार कर रही होती है, लेकिन ललिता और जैक को इस हालत में देखकर
हीना हैरान हो जाती है और रोते हुए बोलती है। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों मेरी जिंदगी में आग लगा दी आपने? और तुम जैक, तुमने भी मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हीना अपनी बात खत्म कर ही रही होती है कि तभी वहाँ उसका मामा गोपाल आता है और ललिता जैक को इस रूप में देखकर उसे सदमा लगता है और वो अचानक जमीन पर गिर जाता है और हीना उसके पास जाकर उससे बोलती है, उठिए मामा, आपको क्या हो गया? इतना सब कुछ देखकर ललिता गोपाल के पास जाकर रोते हुए बोलती है, क्या हो गया आपको? सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हीना और जैक एक दूसरे से प्यार करते थे। उन दोनों ने अब शादी का डिसीजन ले लिया था। हीना के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने मामा मामी के साथ रही थी। उनके अलावा उसका इस दुनिया में कोई और नहीं था। उसके मामा मामी के भी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उन दोनों ने हीना को बहुत ही शिद्दत से पाला था। हीना अपनी शादी की बात करने के लिए गोपाल के पास जाती है और उससे बोलती है, मामा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल बेटा, क्या बात है? मामा जी, मेरे माँ बाप के बाद मैंने आप दोनों को ही अपना सब कुछ समझा है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ सच बताना सही समझा। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। अगर आपके पास आज थोड़ा सा टाइम है तो क्या आप उससे मिलकर उससे बात कर सकते हैं? क्या बात है, मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। ठीक है, तू उसे आज ही घर पर बुला ले। जरा मैं भी तो देखूं मेरी बेटी की पसंद। मुझे पूरा विश्वास है जब आप उससे बात करेंगे तो आपको मेरी पसंद पर नाज होगा। ऐसी बात है, फिर तो मुझे उस लड़के से मिलना है जल्द ही। गोपाल इतना बोलकर हीना से गले मिलता है। थोड़ी ही देर में हीना जैक को कॉल करके घर आने की कहती है। जैक कॉल के बाद अपनी माँ को लेकर हीना के घर पहुँचता है। हीना उसे देखकर बहुत खुश होती है और उनका स्वागत करती है, जिसके बाद वो उन्हें सोफे पर बैठने की बोलती है। तभी वहाँ गोपाल आता है। गोपाल को देखकर जैक उसके पैर छूने के लिए आगे झुकता है, लेकिन गोपाल उसे अपने गले से लगा लेता है और सोफे पर वापस बैठने की कहता है और खुद भी उनके साथ बैठकर बातें करते हुए बोलता है, और बताइए। भगवान की मेहरबानी से सब बढ़िया और कारोबार भी बहुत सही चल रहा है। क्या करते हो बेटा तुम? मेरा खुद का कार शोरूम है। मैं उसी बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, मेरी दुआ रहेगी कि तुम हमेशा कामयाब रहो। ऐसे ही काफी देर तक उनकी बातें चलती रहती है और तभी ललिता अपने घर आती है, जहाँ वो गोपाल, हीना, जैक और उसकी माँ को देखकर बोलती है, अरे हमारे घर आज मेला लगा है क्या, जो इतनी भीड़ नजर आ रही है? आओ भाग्यवान, तुम्हारी ही कमी खल रही थी। लड़के वाले आए हैं हमारी हीना का हाथ मांगने के लिए। क्या, कब, कैसे और क्यों? मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर जैक उसके पैर छूता है और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोलता है, आइए पहले आप तसल्ली से बैठ जाइए, फिर बातें करते हैं। ललिता भी उनके साथ गप्पे मारती है और दोनों ही परिवार के लोग हीना और जैक को पसंद कर लेते हैं। थोड़े ही दिनों में शादी के कार्ड छप जाते हैं, जिस पर जैक और हीना का नाम लिखा होता है। ऐसे ही एक दिन ललिता बाजार में अपनी सहेली रीना के साथ सब्जियां ले रही होती है कि तभी उसके बगल से जैक गुजरता है। ललिता उसे देखते ही रीना से बोलती है, देख देख, मेरा होने वाला दामाद बहुत पैसे वाला है। तब तो इसे तेरा पति होना चाहिए था। कैसी बातें कर रही है तू? तेरा दिमाग फिर गया है क्या? अरे मैं कौन सा सच बोल रही हूँ, मजाक ही तो किया था मैंने। मजाक में भी मत बोल। अच्छा नहीं बोलूंगी, लेकिन तूने कहा कि पैसे वाला है, तो मैं सोच रही थी कि इसे इस्तेमाल किया जाए और थोड़े पैसे हमें दे देगा तो इसकी जायदाद कौन सी कम हो जाएगी। वैसे बात तो तू सही कह रही है, बहुत दिखा ली शराफत। मैं सोच रही हूँ थोड़ी हेरा फेरी मैं भी कर लूँ। ये हुई ना बात ललिता, पर कैसे करेगी ये सब तू? सोचती हूँ, लेकिन इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए होगी, तेरी सम्मोहन विद्या की। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे दोष मत दियो। दोष देने तक बात ही नहीं पहुँचेगी। तू सोच, अगर एक बार इस 56 छुरी को मैंने अपने वश में कर लिया तो इसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे हड़प लूंगी।
लेकिन मुझे मत भूल जाइयो पैसे मिलने के बाद। नहीं नहीं, तुझे कैसे भूल सकती हूँ। इतना बोलकर ललिता और रीना अपने अपने घर वापस आती हैं। ललिता सब्जियों को टेबल पर रखती है और हीना को आवाज लगाते हुए बोलती है, हीना बेटा जरा मेरे पास आ। ललिता की बात सुनकर हीना अपने कमरे से निकलकर ललिता के पास आती है और बोलती है, हाँ मामी बोलिए क्या बात है। अरे मुझे जरा दामाद जी से बात करनी है, फोन तो लगाओ उन्हें। जी मामी मैं कॉल करती हूँ। हीना जैक को कॉल लगाकर फोन ललिता को दे देती है और अपने कमरे में चली जाती है। ललिता कॉल पर जैक से मिलने के लिए बोलती है और कॉल काट देती है। थोड़ी ही देर में जैक अपनी कार से उनके घर आता है। तब तक हीना अपने घर से अपनी फ्रेंड के घर जा चुकी थी। जैक ललिता से मिलता है। कैसी हो सासू माँ, सब ठीक ठाक? अरे बेटा आओ बैठो, तुमसे एक जरूरी काम है मुझे। क्या काम है, बोलिए। पहले चाय नाश्ता तो कर लो, फिर करते हैं बातें। हीना बेटी तो घर पे है नहीं, अपने दोस्त के घर गई है, तो मैं ही तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर तसल्ली से बैठकर बात करेंगे। जैसी आपकी मर्जी। ललिता किचन में जाती है और चाय बनाकर उसमें नींद की गोलियां मिलाती है। ललिता जैक को चाय देते हुए बोलती है, लो बेटा चाय पियो, ऐसी चाय तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पी होगी। क्या बात है, दीजिए। ललिता उसे चाय देती है और जैक चाय पीते ही बेहोश हो जाता है। ललिता फटाफट रीना को कॉल करती है और उसे घर बुलाती है। रीना उसके घर आकर जैक को बेहोशी की हालत में देखती है और वो गुस्से में ललिता पर चीखते हुए बोलती है, अरे ये क्या कर दिया, इसे जिंदा ही रखना था, मारना नहीं था। अब इसको पहले होश में लेकर आ जल्दी। ललिता उसके मुंह पर पानी मारते हुए उसे जगाती है और थोड़ी ही देर में वो जाग जाता है, लेकिन उससे पूरा होश अभी तक नहीं आया होता। इसी मौके का फायदा उठाकर रीना उसे अपनी सम्मोहन विद्या से अपने वश में कर लेती है और ललिता जैक को अपने घर ले आती है और ललिता से शादी का नाटक करने को कहती है। जैक वंशीकरण की वजह से उसकी बातों में आकर दूल्हा बनकर तैयार हो जाता है और ललिता उसके और अपने गले में माला डालकर शादी के नाटक को करने के लिए तैयार हो जाती है। हीना अपने घर वापस लौटकर ललिता का इंतजार कर रही होती है। तभी ललिता और जैक घर में आते हैं। ये सब देखकर हीना को बहुत दुख होता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ गोपाल भी आता है और उन दोनों को शादी के जोड़े में देखकर उसे हार्ट अटैक आता है और वो वहीं मर जाता है। इतना सब कुछ देखकर ललिता गोपाल के पास जाकर रोते हुए बोलती है, ये क्या हो गया आपको, सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हीना ललिता को गोपाल के पास से दूर करती है और बोलती है, आपने जो मेरे और मामा जी के साथ किया ना, भगवान आपको उस गलती की सजा जरूर देगा। आपने मेरे पिता समान मामा की जान ली है। हीना की बातें सुनकर ललिता पागल हो जाती है। अपनी बड़ी बहू रश्मि की मौत के बाद माला ने अपने छोटे बेटे अर्जुन की शादी वंतिका नाम की बेहद ही खूबसूरत लड़की से करवाई थी। शादी के बाद वंतिका ने पूरे घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर वंतिका के जेठ अनूप की नजर हमेशा ही उसके रूप को निहारती थी। ऐसे ही एक दिन वंतिका घूंघट करके अनूप के कमरे में चाय लेकर जाती है और गेट नॉक करके बोलती है, जेठ जी आपके लिए चाय लाई हूँ। अरे वंतिका, मैं बस आ ही रहा था। अगर आ जाता तो मेरी हुस्ने मलिका कैसे आती मेरे पास। कोई बात नहीं जेठ जी, चाय ठंडी हो रही थी इसलिए मैं आपके कमरे में ही ले आई। वंतिका जैसे ही चाय का कप टेबल पर रखने के लिए जाती है, तभी घूंघट की वजह से उसका पैर बेड से लग जाता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगती है। पर अनूप उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उससे बोलता है, वंतिका ठीक तो हो ना? जी जी मैं ठीक हूँ, माफ कीजिएगा। तुमसे कितनी दफा कहा है कि ये घूंघट मत किया करो, पर तुम मानती नहीं हो। आज के बाद तुम ये घूंघट नहीं करोगी, समझी? जी ठीक है। इतना कहकर वंतिका वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही अनूप खुद से बोलता है, उफ, क्या कमर है, क्या खुशबू है वंतिका तुम्हारी। इतना मदहोश तो मैं नशा करके भी नहीं होता।
जितना तुम्हें देखने भर से हो जाता हूँ। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अनूप का वंतिका की तरफ झुकाव बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन वंतिका किचन में काम कर रही होती है और अनूप बाहर टेबल पर बैठा हुआ उसे निहार रहा होता है। तभी वो उसे आवाज देता है और बोलता है, वंतिका, जरा ये सब काट कर देना। जी जेठ जी। वंतिका रसोई का काम छोड़कर अनूप के पास आती है और सेब काटने लगती है। तभी अचानक से उसकी उंगली कट जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। अनूप जल्दी से उसका हाथ अपने हाथों में थामता है और बोलता है, वंतिका, ये क्या किया तुमने? रुको यहीं। इतना कहकर अनूप जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर वंतिका की उंगली से बहता खून साफ करता है और फूंक मारने के बहाने से उसके हाथ पर किस कर लेता है। तभी वंतिका अपना हाथ झटक कर पीछे कर लेती है और बोलती है, जेठ जी आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। वैसे भी मामूली सी चोट लगी है, आप सेब खाइए। वंतिका वहाँ से चली जाती है। पर गुजरते दिनों के साथ अनूप का खुद पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब वो किसी न किसी बहाने से वंतिका के करीब जाने की कोशिश करता रहता। ऐसे ही एक शाम वंतिका अर्जुन के साथ पार्टी में जाने के लिए बहुत सेक्सी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर रेडी होती है और जैसे ही वो ड्रेस पहनकर अर्जुन के साथ हॉल में आती है, तभी अनूप की नजर वंतिका पर जाती है और वो उसे देखकर बस देखता रह जाता है और मन ही मन में बोलता है, ये कातिल जवानी, ये बेमिसाल आंखें, ये रसीले होठ, कोई इतना कमाल कैसे हो सकता है? दिल कर रहा है बाहों में भरकर प्यार ही प्यार करता रहूं, बस कोई मुझे रोके ना। अनूप इतना सोच ही रहा होता है, तभी अर्जुन बोलता है, भैया हम पार्टी में जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। जी मैंने आपके और सासू माँ के लिए खाना बनाकर रख दिया है, आप दोनों टाइम पे खा लें। इतना कहकर दोनों घर से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तभी अनूप मन ही मन में सोचता है, ये अर्जुन क्यों मेरी वंतिका को छू रहा है? उसके करीब क्यों जा रहा है? उसका ये संगमरमर सा बदन छूने का हक मुझे है। आज तो चला गया, पर दोबारा नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वो उन दोनों के पार्टी से आने का इंतजार करता है। रात के करीब 2 बज जाते हैं। अर्जुन वंतिका को अपनी बाहों में लिए हुए घर आता है। दोनों को इस तरह करीब देखकर अनूप के तन बदन में आग लग जाती है। तभी अर्जुन की नजर अनूप पर जाती है और वो वंतिका को जल्दी से अपनी बाहों से नीचे उतारता है और बोलता है, भैया आप अभी तक सोए नहीं, क्या हुआ? वो बस नींद नहीं आ रही थी। तुम रूम में चलो, मैं आता हूँ। भैया किसी बात से परेशान हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ, थक गए होंगे ना। अनूप की बात सुनकर अर्जुन भी अपने कमरे में चला जाता है। तो वहीं अनूप अपने कमरे में जाता है, पर उसकी आंख के आगे वंतिका का खूबसूरत चेहरा घूमता रहता है। थक हार कर वो उठकर बैठ जाता है और अपनी अलमारी में से एक परफ्यूम की बोतल निकालता है जो उसने वंतिका के कमरे से चुराई थी। वो उसे अपने हाथों पर स्प्रे करता है और फिर फोन में वंतिका की तस्वीर को देखते हुए बोलता है, वंतिका, क्यों तुम मेरे प्यार को समझ नहीं रही हो? तुम्हें नजर नहीं आता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना बेचैन हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। एक बार बस मुझे अपने करीब आने का मौका दो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे दूंगा। ऐसे ही अर्जुन वंतिका की तस्वीर को गले लगाता है और सो जाता है। एक दिन वंतिका अर्जुन के लिए रोमांटिक डिनर प्लान करती है और एक लेटर लिखकर अर्जुन के ऑफिस के बैग में डाल देती है और उसे ऐसा करता हुआ अनूप देख लेता है और वो मौका पाकर लेटर अर्जुन के बैग से निकाल लेता है और अकेले में जाकर उसे पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, मेरी जान, आज रात तुम्हारे लिए कुछ खास प्लान किया है, तो हाँ जल्दी आना। ये लेटर पढ़कर अनूप बहुत खुश होता है और मन ही मन में बोलता है, अच्छा तो ये सब चल रहा है, पर अब अर्जुन नहीं, मेरी वंतिका, तुम्हारा ये दीवाना मस्ताना अनूप पहुँचेगा तुमसे मिलने के लिए। अनूप की इस हरकत से बेखबर वंतिका शाम की तैयारियों में लग जाती है और सब कुछ अच्छे से रेडी करती है। तो वहीं अनूप भी अर्जुन को काम में बिजी रखता है ताकि वो देर रात तक घर न आ सके। रात होती है, वंतिका अच्छे से रेडी होकर अपने कमरे में अर्जुन के आने का वेट करती है। कमरे में लाइट्स ऑफ होती है और कमरे में अनूप आता है
और वंतिका को पीछे से हक कर लेता है। तभी वंतिका बोलती है। क्या बात है जान, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जल्दबाजी में लग रहे हो। अनूप कुछ नहीं कहता और वंतिका के होठों पर किस कर लेता है और बोलता है। मेरी जान, मेरी वंतिका, मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास आना चाहता था, पर तुम कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। पर आज की रात हमें कोई परेशान नहीं करेगा जान। आज बस मैं, तुम और हमारा प्यार होगा जान। अनूप की आवाज सुनते ही वंतिका के होश उड़ जाते हैं। तभी रूम की लाइट्स ऑन होती है और सामने अर्जुन खड़ा होता है। तभी अनूप बोलता है। अर्जुन, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है सच में। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, बल्कि वंतिका ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। देखो ये कितनी गिरी हुई है, एक तरफ तुमसे प्यार के वादे कर रही है और दूसरी तरफ मुझसे चक्कर चला रही है। नहीं अर्जुन, मैं नहीं जानती ये यहाँ कैसे आ गए। मैंने तो ये सब तुम्हारे लिए प्लान किया था, मैं सच कह रही हूँ। बस करो भैया, और कितना झूठ बोलोगी आप? थोड़ी भी शर्म नहीं आपकी आंखों में? अरे कब से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आप मुझे पागल समझते हैं। मैं सब जानता हूँ आपके बारे में। उस रात जब आप वंतिका का परफ्यूम खुद पर छिड़क कर उसकी तस्वीर से बातें कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया था। मैं वहीं था, आपके कमरे के बाहर। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपके मन में इतना मैल भरा है, इतने ठरकी हैं आप। अर्जुन के मुंह से सच सुनकर अनूप कुछ भी कहने लायक नहीं रहता। साथ ही अनूप की इस हरकत के बाद अर्जुन वंतिका के साथ उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और अनूप को अकेला कर देता है। तो वहीं अनूप भी अपनी गलती के पछतावे की आग में जलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।